कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। विधवा बहू की सफलता। सोलापुर नाम के गांव में एक रामलाल और राधा नाम का दाम्पत्य रहा करता था। उनका एक लड़का था जिसका नाम था राघव। राघव एक बड़े कंपनी में जॉब किया करता था। कुछ दिनों बाद राघव की शादी सरोज नाम की लड़की से हो गई। सरोज ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर सरोज घर के कामों में माहिर थी। उसको कोई भी काम जल्दी आ जाया करता था। एक दिन राधा रामलाल से, अजी हमें बहू ना बड़ी अच्छी मिली है, मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती। हाँ राधा, ये बात सच कही तुमने। मेरे राघव के तो भाग ही खुल गए। हाँ राधा, अब जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। अभी बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर राधा किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। तभी सरोज वहाँ आ जाती है और सरोज अपनी सास से, माँ जी आपको कुछ चाहिए था? लाइए मैं चाय बना देती हूँ। अरे रहने दो बहू, मैं बना लूंगी चाय। ठीक है माँ जी, तब तक मैं बाहर पौधों को पानी डाल कर आती हूँ। ऐसा कहकर सरोज वहाँ से चली जाती है और अपना काम करने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। सरोज और राघव दोनों भी बहुत खुश थे। उनके शादी को 1 साल हो गया था। एक दिन राघव कंपनी से घर आ रहा था तो उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में राघव की मौत हो गई। ये खबर घर में मालूम पड़ते ही सब जोर जोर से रोने लगे। उनके घर में तो जैसे दुख के बादल छा गए। कुछ दिनों बाद राघव का सब कार्य पूर्ण हो गया। अब राधा का सरोज के प्रति बर्ताव बहुत ही बदल गया था। राधा उसे अब आए दिन बहुत टोका करती थी, उसे खरी खोटी सुनाया करती थी, जैसे कि उसी की वजह से उसका बेटा चला गया। एक दिन सरोज अपने कमरे में रो रही थी और खुद से ही बातें कर रही थी। मेरे ही नसीब में ये सब क्यों है? मेरे नसीब में खुशियाँ ही नहीं लिखी है। इन सब में मैं कहाँ जिम्मेदार हूँ? और राघव, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा कहकर सरोज और जोर जोर से रोने लगती है। वो दिन भर अपने गम में डूबकर काम किया करती थी और राधा तो सरोज को उसके लड़के की मौत का जिम्मेदार माना करती थी। इसीलिए राधा का सरोज के प्रति रवैया बहुत बदल गया था। एक दिन राधा सरोज से, अरे ओ करमजली, तुम्हें अब खाना तक बनाना नहीं आता, सब दाल जला दी। माँ जी मैं बाहर आंगन में काम कर रही थी तो थोड़ी दाल जल गई। मुझसे ऐसा फिर कभी नहीं होगा। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब हमें मारने पे तुली हो। ये सब सुन सरोज की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते रोते अपनी सास से, माँ जी मेरे मन में कभी आप दोनों के लिए ऐसा विचार नहीं आया और आप ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी आपको भी पता है ना कि इनकी मौत कैसे हुई थी, फिर भी आप मुझे बोल रही हो। ऐसा कहते ही सरोज की आंखों में आंसू आ गए और वो दूसरे कमरे में चली गई। अब सरोज के ससुर जी राधा से, राधा, तुम्हें सरोज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। मैं मेरा देख लूंगी। राधा, ऐसा कैसा चलेगा? तुम हमारे बेटे के मरने का जिम्मेदार उसको कैसे मान सकती हो? इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। हाँ मुझे पता है, मगर मेरा मन नहीं मानता। उसके ही अपशकुनी पैरों के कारण मेरा बेटा चला गया। बस राधा, बहुत हो गया। मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहोगी। राधा चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर बेटे की यादों में रोने लगती है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और उसके घर में कमाने वाला कोई ना होने के कारण घर का राशन सब खत्म हो रहा था। एक दिन सरोज अपनी सासू माँ से, माँ जी हमारे घर का अनाज अब खत्म हो रहा है तो हमें पहले अनाज भरना पड़ेगा। इस घर में एक ही तो था कमाने वाला, वो भी चला गया। मैं तुम्हारे ससुर जी से बात करके देखती हूँ। उनकी बातें सुन सरोज को बहुत बुरा लगा और उसने घर में ना बैठकर घर के लिए कुछ करने का ठान लिया। एक दिन सरोज कुएं पर पानी भरने के लिए चली गई और उधर कुछ औरतें बातें कर रही थी। मैंने सुना है कि हमारे गांव में विधवाओं के लिए कुछ योजना आई है। अरे विधवाओं ने कुछ काम करना अच्छा लगता है क्या? उन्हें सिर्फ घर का काम करना चाहिए। तुम चुप करो रेशमा, मैंने भी यही सुना है। ये योजना ग्राम पंचायत में आई है।
कैसी योजना है सुमन दीदी, मुझे भी बताइए। अरे सरोज, हमारे ग्राम पंचायत में योजना आई है, उसका तुम लाभ ले सकती हो। उसके लिए तुम्हें तुम्हारे कागजात लेकर जाना होगा। मैं जाकर देखूंगी। हाँ ठीक है, तुम जाकर देखो। ऐसा कहकर सरोज अपने घर चली आती है और घर आते ही सरोज घर के काम करने लगी और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचने लगी। तभी उसके ससुर जी सरोज से, बहू, हमारे गांव की ग्राम पंचायत में एक योजना आई है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस योजना का लाभ लो। पिताजी, मैं भी यही सोच रही हूँ, कल जाकर देखती हूँ। हाँ बहू, तुम जाकर देखो और कुछ मदद लगे तो मुझे बताना। ऐसा कहकर रामलाल वहां से चले जाते हैं। अब सरोज अगले दिन अपने सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करके ग्राम पंचायत के ऑफिस में चली जाती है। वहां जाकर सरोज सरपंच जी से, सरपंच जी नमस्ते, मुझे ऐसे पता चला है कि विधवाओं के लिए कुछ योजना आई हुई है। जी, आपको सही पता चला है कि योजना के अंतर्गत आपको सिलाई मशीन तथा कुछ काम की चीजें भी मिल सकती है। आपको सिलाई मशीन चाहिए क्या? उसका ट्रेनिंग भी है जिससे आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे कपड़े सिलवा सकती है। मुझे वह ट्रेनिंग करना है सरपंच जी, आप मेरा नाम लिख लीजिए उस ट्रेनिंग में। मैं अभी लिखवा लेता हूँ, आपका अगले हफ्ते में ट्रेनिंग होगा। जी सरपंच जी, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सरोज घर पर आ जाती है। अब सरोज को इतने दिनों बाद कुछ नया काम करने की चाह के कारण उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसी के कारण सरोज ने घर के सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करके सोने चली गई। अब एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अगले हफ्ते में सरोज का सिलाई करने का ट्रेनिंग शुरू हो गया। अब सरोज वो ट्रेनिंग मन लगाकर करने लगी और उसे सिलाई करने का काम बहुत अच्छी तरीके से आने लगा। उसकी हाथ की कला देख सभी संतुष्ट थे। अब सरोज को सिलाई मशीन घर में काम करने के लिए मिली थी। वो सिलाई मशीन देख सरोज उसके पैर पड़ती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। उसके पास अब गांव के बहुत सारे कपड़े सिलवाने के लिए आया करते थे, इसीलिए सरोज को वक्त ही नहीं मिलता था कि वो दूसरी बातें मन पर लेकर सोचे। अब सरोज महीने के अच्छे खासे रुपए कमाया करती थी। उसने एक महीने के सारे पैसे इकट्ठा किए और अपने सास ससुर जी से, माँ जी, ये मेरी महीने की कमाई है, ये आप अपने पास रखिए। नहीं बहू, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम सच में हमारी बेटी निकली। मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा मगर तुमने मेरा कहना मन में ना लेकर खुद की तरक्की की। नहीं माँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप अगर मेरे पीछे नहीं खड़े रहते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। अरे बहू, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। सरोज अब राधा और रामलाल के पैर पड़ती है और अपना काम खुशी खुशी करने लगती है। कुछ महीनों में सरोज ने अपने साथ और कुछ लड़कियां काम करने के लिए रख ली थी और उनके साथ मिलकर सरोज अच्छा काम किया करती थी। सरोज अब स्कूल के ड्रेसेस और बाकी के सारे कपड़े सिलने में माहिर हो चुकी थी। जिसे विधवा कहकर चिढ़ाने वाला समाज आज उसकी तरफ सम्मान पूर्वक देख रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और किसी के छुपे हुए सुप्त गुणों को हमेशा वाव करना चाहिए। रामगढ़ एक बहुत ही सुख समृद्धि से भरा हुआ राज्य। उस राज्य में आने वाले हर व्यक्ति को उस राज्य का महल बहुत पसंद आता था। उस राज्य के राजा का नाम था भीमसेन। भीमसेन राजा को कोई संतान ना होने के कारण वो हमेशा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह ही संभालता था। उन्हें कोई भी समस्या हो तो भीमसेन राजा जल्द से जल्द उसे सुलझा देता था। भीमसेन राजा की पत्नी का नाम था सुनैना। महारानी सुनैना दिखने में बेहद खूबसूरत थी, मगर वो हमेशा इस दुख में रहा करती थी कि उसकी खुद की कोई संतान नहीं है। एक दिन उनके राज्य में एक पुरोहित जी आए। पुरोहित जी भीमसेन राजा से, प्रणाम महाराज। आइए पुरोहित जी, आपका स्वागत है। महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए पुरोहित जी, क्या काम है आपको? महाराज, मैंने आपकी पत्रिका देखी है तो उसमें आपके नसीब में पुत्र सुख है, मगर 18 साल के बाद आपके यहाँ 3 पुत्र होंगे और वो बहुत तेजस्वी होंगे। पुरोहित जी, क्या 18 साल तक हमारे नसीब में इंतजार ही करना होगा? हाँ महाराज, आपको प्रतीक्षा करनी ही होगी और उसका फल बहुत अच्छा होगा। तब तक आप अपनी प्रजा का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और उनकी सेवा कीजिए। जी पुरोहित जी। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे दूसरे राज्य में जाना है। जी पुरोहित जी।
ऐसा कहकर पुरोहित जी वहां से निकल जाते हैं। अब महाराज भीमसेन अपनी प्रजा का अच्छी तरह से ख्याल रखा करते थे। एक दिन राज्य में बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान में बहुत सा नुकसान हुआ। उस नुकसान में राज्य के छोटे घर और पेड़ गिर गए। राज्य की कठिन परिस्थिति देखने के लिए महाराज और महारानी रथ में बैठकर अपने नगर में चले जाते हैं। राज्य में जाते ही राज्य का नुकसान हुआ देख महाराज और महारानी व्यथित होते हैं। महारानी महाराज से कहती है, महाराज, हमारी प्रजा का बहुत नुकसान हुआ है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ महारानी, हम प्रजा की मदद करेंगे और उन्हें जो चाहे वो देंगे, आप चिंता मत करिए। ये अच्छा विचार है महाराज आपका। ऐसा कहकर महाराज और महारानी एक भव्य तालाब के पास आ जाते हैं। उस तालाब के पास आकर महाराज ने देखा कि बहुत सारी मछलियां मरी पड़ी हैं। उन्हें देख महाराज और महारानी दुखी हो जाते हैं। महाराज महारानी से, महारानी देखो, इस सुंदर तालाब की मछलियां कैसी मरी पड़ी है। हाँ महाराज, देखा, मगर हम इनके लिए अब कुछ नहीं कर सकते। हाँ महारानी। वहां से दोनों महल की ओर जा रहे थे, तभी एक पेड़ के नीचे एक दिव्य साधु अपनी साधना में लीन थे। उन्हें देख महारानी महाराज से, महाराज, वहां देखिए, उस पेड़ के नीचे एक साधु अपनी साधना कर रहे हैं, क्यों ना हम उनसे आशीर्वाद ले लें। हाँ महारानी, चलिए हम उनके पास जाते हैं। महाराज और महारानी उस साधु के पास चले जाते हैं। महाराज साधु से हाथ जोड़कर, प्रणाम साधु महाराज, हमने आपकी तपस्या में कोई व्यत्यय तो नहीं लाया? नहीं राजन, कहिए, क्या कहना चाहते थे आप? हे ऋषिवर, मुझे आपसे ये पूछना था, हमारे राज्य में ऐसी विकट स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? अब हमें क्या करना होगा जिससे हमारा राज्य पूर्ववत हो जाए? राजन, ये सब निसर्ग निर्मित है, ये सब उसी की मर्जी से होता है। इस कठिन समय में आपको प्रजा की सेवा करनी होगी, प्रजा को सुखी रखना और अपने प्रजा के हित में निर्णय लेने होंगे। हे ऋषिवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही आचरण करूंगा। महारानी साधु महाराज के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तभी साधु महाराज अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनके हाथ में एक पानी से भरा हुआ घड़ा आ जाता है। उस घड़े में 3 मछलियां होती है। उन मछलियों को देख साधु महाराज महारानी से, महारानी, ये तुम्हारे लिए, इनका हमेशा संतान की तरह पालन करना। वक्त आने पर तुम्हारी इतनी वर्षों की मेहनत का फल तुम्हें मिल जाएगा। साधु महाराज वो पानी से भरा घड़ा महारानी के हाथों में देते हैं और अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं। उन्हें ध्यान में मग्न देख महाराज और महारानी वो घड़ा लेकर अपने महल में चले आते हैं। महल में महारानी अपने कक्ष में वो मछलियां रखवा देती है। उसी दिन से रानी सुनैना उन मछलियों का अपने पुत्रों की तरह देखभाल किया करती थी। कुछ दिनों में मछलियां बड़ी बन गई। अब मछलियों के लिए महारानी ने बड़ा सा पात्र मंगवा लिया और उन मछलियों को उस पात्र में रखवा दिया। उन मछलियों से बातें करने में तथा उनके साथ वक्त बिताने में महारानी का समय निकल जाता था। अब ऐसे ही 15 साल बीत गए। अब मछलियां छोटी से बड़ी बन गई थी। महारानी ने उनके लिए अपने राजमहल के अंदर ही एक सुंदर सा तालाब बना दिया और उसमें वो मछलियां अब आराम से रहने लगी। महारानी हर वक्त मछलियों के साथ ही रहा करती थी। अब एक दिन महारानी और महाराज दूसरे राज्य जाते हैं। वहां जाकर उन्हें वही साधु महाराज मिले जो 15 साल पहले मिले थे। उन्हें देखकर महारानी और महाराज उनके पैर छूते हैं। प्रणाम ऋषिवर, सुखी रहो पुत्र। आप कैसे हो? बहुत सालों बाद आना हुआ तुम्हारा। ऋषिवर, राज्य के कारोबार में व्यस्त था, इसलिए आने का समय ही नहीं मिला। तपस्या का फल मिलने के लिए अभी सिर्फ 3 साल रह गए हैं महाराज। तुमने प्रजा की अच्छी तरह से सेवा की है, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद ऋषिवर, आपके कहे अनुसार हमने वैसे ही आचरण किया है। दोनों साधु महाराज के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। तभी साधु महाराज महारानी से, महारानी, आपके इतने वर्षों की तपस्या जरूर सफल होगी। अब आपको एक काम करना होगा जिससे आपके राज्य में सुख और समृद्धि आ जाएगी। आपको मैंने जो 3 मछलियां दी थी, अब वो बहुत बड़ी बन गई है। उन्हें आपको राजमहल में एक छोटा सा तालाब बनाकर उसमें रखना है। वो तीनों मछलियां दिव्य है। अब इन 15 साल बाद उन मछलियों को बोलने की शक्ति प्राप्त होगी। आप मछलियां जैसे बोलेंगी वैसा ही कीजिए, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद साधु महाराज, आपकी वजह से मुझे मेरा जीवन कैसे जीना है ये पता चला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो समय मछलियों के साथ कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ महारानी, आपने मछलियों की अच्छी तरह से परवरिश की है।
अब उन्हें बोलने की प्रतिभा प्राप्त हुई है, तो उनके इच्छानुसार आप कीजिए। जी साधु महाराज। ऋषिवर, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर महाराज और महारानी साधु का आशीर्वाद लेके वहां से चले जाते हैं। महाराज और महारानी अपने महल में आते हैं। तभी महारानी अपनी मछलियों के पास चली जाती है और वो देखती है कि आज मछलियों का रंग भी थोड़ा बदला हुआ है। उन्हें ऐसे देख महारानी खुश हो जाती है और कहती है, अरे मेरी मछलियों का रंग कितना अच्छा हुआ है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये 3 मछलियाँ मिली है। ऐसा कहते ही उनमें से एक मछली महारानी से, रानी माँ, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें आप मिली है। हाँ मेरे बच्चों, मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ। रानी माँ, हमारी शादी करने की इच्छा है, क्या आप हमारी शादी करवा देंगी? मेरी बच्चों की इच्छा है तो मैं तुम सबके लिए यहाँ एक अच्छा सा महल बनवा देती हूँ, जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा, और बाद में तुम्हारे लिए लड़कियाँ ढूंढूंगी। तुम सब वहाँ रह सकोगे। महारानी ने अपनी मछलियों के लिए तालाब में एक सुंदर सा महल बनवा लिया और उस महल में मछलियाँ खुशी खुशी रहने लगी। अब महारानी को उनकी शादी के लिए योग्य कन्या ढूंढनी थी, इसीलिए उन्होंने अपने राज्य में सभी लोगों को ये बात बता दी। मेरी मछलियों से जो भी लड़की शादी करेगी उसे इस राज्य का हिस्सा मिलेगा। राज्य में ऐसे खबर फैलते ही उनके इस प्रस्ताव को लोग सुनकर अनसुना करने लगे, क्योंकि मछलियों को लड़की कौन देगा, ऐसा सोचकर लोग चुप रहने लगे। एक गरीब घर की 3 लड़कियां अपने माँ बाप की थोड़ी मदद हो जाए, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए तैयार हो गई। वो 3 लड़कियां साथ में नदी के किनारे बैठी हुई थी। वो बहुत सोच में डूबी होती है। तभी उनके पास एक तोता आता है जो कि बोल सकता है। तभी वो लड़कियों से कहता है, क्या हुआ है, आप तीनों इतनी चिंता में दिख रही हो? कुछ नहीं, हम एक मछली से शादी करने वाले हैं। हमारा आगे क्या होगा यही सोच के डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं। जब तुम उन मछलियों के पास जाओगी तो ये फल उनको खाने के लिए दे देना, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब तुम चिंता मत करो और ये फल लेकर तुम तीनों घर जाओ। ऐसा कहते ही तोता वो फल लड़कियों को देकर वहां से चला जाता है और लड़कियां वो फल लेकर घर चली आती है। अगले दिन लड़कियां तैयार हो जाती है। तभी राज्य के सैनिक आकर उन्हें लेकर चले जाते हैं। अब उन्हें तालाब के महल में भेज दिया जाता है। तभी लड़कियां बहुत डर जाती है। महाराज और महारानी भी देखने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उनके 18 साल अब पूरे हो चुके थे। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। रात होते ही मछलियाँ पानी के ऊपर आई और वो महल में चली गई। महल में जाते ही उन्हें 3 लड़कियाँ दिखाई दी। उन्हें देख के मछलियाँ खुश हो गई। मछलियाँ पानी में उन 3 लड़कियों के पास चली जाती है। लड़कियाँ थोड़ी डर जाती है, मगर वो एक जगह खड़ी रह जाती है। लड़कियाँ एक जगह आधे पानी में खड़ी रहकर मछलियों को देखती है। तभी मछलियाँ उन लड़कियों से, तुम हमारे लिए क्या लेकर आई हो? उनकी आवाज़ सुन लड़कियां बहुत डर गई और उन्होंने अपने साथ लाए हुए फल उनके सामने रख दिए। मछलियों ने वो फल देखकर उसे खा लिया। मछलियों ने फल खाते ही वो तीनों मछलियां 3 सुंदर से राजकुमार में परिवर्तित हो गई। ये सब देख लड़कियां बहुत खुश हो गई। अब 3 राजकुमार वो 3 लड़कियों को लेकर राजमहल में चले जाते हैं। तभी महाराज और महारानी उन्हें देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन लड़कियों के साथ 3 राजकुमार आ रहे थे। हमारे महल में ये राजकुमार कहाँ से आ गए? रानी माँ, हम मछली राजकुमार है जिसका आपने इतने सालों से अच्छी तरह से परवरिश की। अब हम एक राजकुमार बन गए हैं। ये सब सुन महारानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने राजकुमारों को गले लगा लेती है। महाराज को भी बहुत खुशी हो गई थी कि उनके राज्य को राजकुमार मिल गए थे। अब महाराज और महारानी तीनों राजकुमारों का विवाह उन 3 लड़कियों के साथ करवा देते हैं। अब सब खुशी खुशी रहा करते हैं। उनकी प्रजा ये नज़ारा देख बहुत खुश हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। हमेशा धैर्य के साथ हर काम पूरा करना चाहिए। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का व्यसन था। बंदरों का सरदार भी बड़ा चतुर था। वो सब बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजपुत्र भी उन बंदरों के सरदार वानरराज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में
छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेढ़े भी थी। उनमें से एक मेढ़ा बहुत लोभी था। वो जब भी जी चाहे तब रसोई घर में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइये उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल देते थे। वानरराज ने जब ये कलह देखा तो वो चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि ये कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन कोई नौकर इस मेढ़े को जलती लकड़ी से मारेगा, उसी दिन ये मेढ़ा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे और जलन के घाव को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी और तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सभी वानरों को राजगृह त्याग कर देना चाहिए। किंतु उस समय बंदरों ने उसकी बात को नहीं सुना। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे, उन्हें छोड़कर वे कैसे जाते। उन्होंने वानरराज से कहा कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम, व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में नहीं जाएंगे। वानरराज ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खों, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। यह सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वानरराज जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानरराज ने वानरों को सावधान किया था। एक लोभी मेढ़ा जब रसोई में गया तो नौकरों ने जलती लकड़ी उस पर फेंकी। मेढ़े के बाल जलने लगे। वहाँ से भागकर वो अश्वशाला में घुस गया। उसकी चिंगारियों से अश्वशाला भी जल गई। कुछ घोड़े आग से जलकर वही मर गए, कुछ रस्सी तुड़ाकर शाला से भाग गए। तब राजा ने पशु चिकित्सा में कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी कि जले घावों पर बंदरों की चर्बी की मरहम बनाकर लगाई जाए। राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया। वानरराज को जब अपने वंशज का समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हुआ। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन रात वो इसी चिंता में घुलने लगा। आखिर उसे एक वन में एक ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्य के पद चिन्ह थे। उन चिन्हों से ये मालूम होता था कि इस तालाब में से जितने मनुष्य गए सब मर गए, कोई वापस नहीं आया। वो समझ गया कि यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमल नाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरे को मुख में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक कंटहार धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई वापस नहीं गया। तूने कमल नल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं दूंगा। कोई भी एक वर मांग ले। मगर राज, तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? जल में मैं सैकड़ों सहस्रों पक्षियों या मनुष्य को खा सकता हूँ, पर भूमि पर एक गिद्दड़ भी नहीं। एक राजा से मेरा वैर है। यदि तुम यह कंठहार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बनवा सकता हूँ। मगरराज ने कंठहार वानरराज को दे दिया। वानरराज कंठहार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठहार की चमक धमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब वो कंठहार देखा तो पूछा, वानरराज, ये कंठहार तुम्हें कहाँ से मिला? राजन, यहाँ से दूर वन में एक तालाब है। वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे कंठहार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की कि वो भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंठहार की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानरराज के साथ तालाब पर पहुंच गए। किसी को यह नहीं सूझा कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। लोभ सबको अंधा बना देता है। सैकड़ों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की इच्छा रखता है। लक्षपति करोड़पति बनने की धुन में लगा रहता है। मनुष्य का शरीर जीर्ण हो जाता है, लेकिन लोभ सदा जवान रहता है। राजा का लोभ उसे उसके काल के मुख तक ले आया। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए। वानरराज ने राजा से कहा, राजन, आप थोड़ा ठहर जाए। पहले और लोगों को कंठहार लेने दीजिए। आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहाँ सबसे अधिक कंठहार मिलेंगे। जितने लोग जलाशय में गए सब डूब गए, कोई ऊपर नहीं आया। उन्हें देरी होती देख राजा ने चिंतित होकर वानरराज की ओर देखा।
वानरराज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारा कुल नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना था जो मैंने ले लिया। जाओ, राजमहल वापस चले जाओ। राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वानरराज ने सामान्य नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यावहारिक नीति है। राजा के वापस जाने के बाद मगरराज तालाब से निकला। उसने वानरराज की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की।